अगर हम बात करें होम्योपैथ और नेचुरोपैथ की, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए? आपने फाइब्रस फ्रूट्स की बात किया, फाइबर वाले फल की बात किया, तो कौन से ऐसे फल हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके लिए लाभदायक होंगी, जिसका सेवन इसके लिए लाभदायक होगा? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ एक ही बात सुनाई पड़ रही है, एक ही रोग सुनाई पड़ रहा है और वो है डेंगू। तो आज हमारे साथ में है होम्योपैथिक चिकित्सा के एक विशेषज्ञ, जिन्होंने काफ़ी लोगों को इस रोग से निजात दिलाई है और इस रोग के विषय में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर राहुल शुक्ला जी। सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। तो आइए बात करते हैं डेंगू विषय में। डेंगू क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या भ्रांतियां हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है? सर सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि ये डेंगू असल में है क्या और होता क्यों है? डेंगू असल में सर होता है, ये एक मादा एनोफिलीज एडीज नाम का एक मच्छर होता है जी। उसके वो एक वाहक होता है और वायरस को हमारे शरीर में काटने के दौरान हमारे शरीर में ब्लड में चला जाता है, जिसके कारण हमें डेंगू हो जाता है जी। इसमें 4 प्रकार के वायरस होते हैं जिनको डेन्व बोलते हैं, DENV। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 प्रकार के वायरस होते हैं जी। इसमें से कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में चला जा रहा है तो उसकी वजह से डेंगू हो जाता है हमको। अगर 4 तरह के वायरस में से एक भी वायरस जाएगा तो हमें डेंगू हो जाएगा? जी जी। अच्छा सर, फर्क क्या है? 4 तरह के वायरस हैं, मान लीजिए पहले तरह का वायरस जाता है, दूसरे तरह का वायरस जाता है, तीसरे तरह जाता है, चौथे तरह जाता है, तो चारों में कोई फर्क है या सेम कंडीशन रहेंगी, सेम सिचुएशन रहेगी चारों में? नहीं, वायरस की वैरायटी में सर फर्क है। और ऐसा देखा गया कि जैसे NS1 मान लीजिए या DENV जो अभी मैंने बताया 1 नंबर, अगर वो वायरस पहले से उसके शरीर में है तो 1 नंबर या 2 नंबर का अगर कोई वायरस फिर से आता है तो वो जल्दी से ब्लड में चला जाता है क्योंकि उसको उसकी अपनी कम्युनिटी मिल जाती है, तो वो हमारी इम्यूनिटी पे ज़्यादा तेज़ी से हमला करता है। और ऐसा देखा गया है कि लगभग बहुत सारे लोग संक्रमित होते हैं लेकिन मात्र 20% लोगों को फीवर होता है डेंगू का। 20%, 80% लोगों को नहीं होता है। जी जी। हाँ, तो ये बात रही वायरस की कि 4 तरह के वायरस होते हैं और वही 4 तरह के वायरस, 4 में से कोई भी एक वायरस अगर हमारे शरीर में चला जाता है तो हमें डेंगू का फीवर या डेंगू का अटैक हो जाता है, हम डेंगू से ग्रसित हो जाते हैं। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, डेंगू हमें हुआ है या नहीं, इसके लक्षण क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ हमें डेंगू हो गया है? जी ये सर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो है वो सामान्य तरह का जो फीवर होता है उससे और डेंगू के फीवर में बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं। बहुत ज़्यादा और आजकल का तो देखा गया है कि जो नॉर्मल वायरल फीवर है उसमें भी लोगों का प्लेटलेट कम हो जा रहा है, तो लोग भ्रमित हो जा रहे हैं कि यार हम डेंगू की पहचान कर सकते कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें सबसे पहला जो लक्षण होता है वो फीवर का लक्षण होता है। 101 से लेके 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसमें फीवर होता है जी। प्लस कभी कभी बॉडी में रैसेज हो जाते हैं जो लाल कलर के ऐसे चकत्ते टाइप के होते हैं, रैसेज होते हैं। और एक लक्षण और होता है, आँख के जस्ट पीछे साइड में जो रूट होती है आई की, वहाँ पे पेन होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, लगता है कि आँखों के अंदर से जो है कोई घाव हो गया है, ऐसा पेन होता है। और एब्डोमिनल पेन भी होता है, पेट में मरोड़ जैसा थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। और मसल्स और जॉइंट पेन तो कॉमन ही है, वो तो वो वाले फीवर में भी होता है, वायरल में भी होता है। इसमें सर्दी जुकाम के लक्षण नहीं होते हैं, ज़्यादा तक देखा गया सर्दी जुकाम के लक्षण कभी नहीं पाए गए। इस वजह से ये डेंगू और अन्य फीवर में ये अंतर पाया जाता है। तो ये बात रही लक्षणों की। अच्छा सर, बहुत ज़्यादा लोग कई बार परेशान हो जाते हैं, सिर्फ नॉर्मल फीवर होता है फिर भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि डेंगू का जो खौफ है लोगों के दिलो दिमाग पर इतना बैठ चुका है कि नॉर्मल फीवर होने पर भी लोगों को डेंगू का डर सताने लगता है जी। सर जैसे आपने बताया भी कि डेंगू के जो लक्षण हैं वो इस तरह से हैं कि आँखों में दर्द होना और कई सारे आपने और भी लक्षण बताए। इसका उपचार अगर सर बात की जाए, क्योंकि डेंगू का जैसे लोगों को नाम सुनाई पड़ता है या डेंगू लोग सुनते हैं कि मैं डेंगू हो गया है तो उनका प्लेटलेट्स काउंट वो तो जो होता है कम होता ही है। उसके बाद उनके अंदर जो डर होता है वो और बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लगता है।
तो क्या चीज़ें हैं, क्या उपचार है, ऐसी क्या चीज़ें करें लोग जिससे कि वो प्लेटलेट्स काउंट बहुत डाउन होने से बचे रहें, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होने से बची रहे? जी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी, क्योंकि काफ़ी लोग भ्रमित होते हैं। इसमें जब हमें फीवर होता है तो ज़्यादा तक देखा गया है कि अगर डेंगू का फीवर हुआ है तो इसमें प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पहले से वीक है या फिर उसका हेमोग्लोबिन भी डाउन है तो ज़्यादा सीरियस बात होती है, गंभीरतापूर्वक सोचने वाली बात होती है। वैसे देखा जाए तो जो प्लेटलेट का रोल है हमारी बॉडी में, वो प्लेटलेट का रोल होता है कि जब हमको कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकने के लिए, थक्का जमने के लिए वो प्लेटलेट होता है। उससे फीवर से कोई रोल नहीं होता है, फीवर से कोई उसका संबंध नहीं होता है। लेकिन लोग डर जाते हैं कि यार प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हुआ जा रहा है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। वो दिक्कत तब बढ़ती है कि हमारा 30,000 या 20,000 से नीचे हमारा जब प्लेटलेट चला जाता है तब हमें फिर ब्लीडिंग की दिक्कत शुरू हो जाती है, जैसे कि नाक से थोड़ा बहुत खून आ सकता है या मसूड़ों से खून आ सकता है या लैट्रिन पे इंटेस्टाइन में जोर पड़ गया तो स्टूल के रास्ते से भी थोड़ा बहुत खून आ सकता है। तो वो कंडीशन आती है जब हमारा प्लेटलेट 20,000 से कम हो जाता है। डेंगू अगर हो गया है तो पहले शुरू में कभी भी फीवर के लक्षण अगर आ रहे हैं, वीकनेस है, बॉडी पेन है, आई में पेन है, रैसेस हैं, तो तुरंत हमको सबसे पहले सीबीसी जांच करानी चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट जांच करानी चाहिए, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट का पता लग जाता है कि प्लेटलेट कम हो रही है। यदि प्लेटलेट कम हो रही है और फीवर भी है और 5 से 6 दिन हो चुके हैं तब हमें फिर डेंगू की जाँच की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी प्लेटलेट कम ना हो, नॉर्मल फीवर हो, तो हम दवाइयाँ लेकर ठीक भी कर सकते हैं। हाँ, जहाँ तक होम्योपैथिक दवाइयों की बात है, क्योंकि मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो उसमें क्या होता है कि 3 से 4 दिन में इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं और हम लोगों ने देकर इसका रिजल्ट भी किया है और रिसर्च भी करते रहे हैं, तो वो 3 से 4 दिन में 1 से 1.5 लाख प्लेटलेट बढ़ा देता है, कितनी भी प्लेटलेट कम हो, क्योंकि हमें अपनी दवाइयों पे पूरा कॉन्फिडेंस हो चुका है कि अगर हम 3 से 4 दिन देंगे और 3 दिन बाद प्लेटलेट का जांच कराएंगे तो वो प्लेटलेट का काफ़ी बढ़ चुका होगा। अगर उस व्यक्ति को डेंगू हुआ भी होगा तो वो डेंगू ठीक हो गया होगा। तो ये होम्योपैथिक दवाओं की बात रही कि अगर किसी व्यक्ति के प्लेटलेट्स काउंट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए हैं तो भी 3 से 4 दिन में उन दवाओं का सेवन करके आप अपने प्लेटलेट्स को फिर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सर, अगर प्रिवेंशन की बात की जाए, क्योंकि रोग हो ही ना, इसके लिए अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि पहले से ही अगर हम उसके कुछ ऐसी चीज़ें लेना शुरू कर दें जिससे कि हम उस रोग से बचे रहें, तो होम्योपैथ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग उससे बचे रह सकते हैं, या आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, क्या सलाह देंगे जो लोग इससे डरते हैं और उनसे बचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इन रोगों से हमें सामना ही ना करना पड़े? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। होम्योपैथिक तो दवाइयाँ प्रिवेंशन के लिए हैं ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 बात और बताना चाहूँगा। जी कि एक तो ये होता है कि मच्छर के काटने से डेंगू होता है जी। तो हमें सबसे पहले वो मच्छर जो डेंगू का होता है वो घुटने के नीचे तक ही उड़ पाता है, उससे ऊंचाई पे नहीं जा पाता है वो। और ज़्यादा तक देखा गया है कि वो दोपहर के समय में ही काटता है। अच्छा। 12 से 3 या 12 से 4 के बीच में ही वो मच्छर काटता है। तो सबसे पहले तो हमें उससे बचाव करना चाहिए कि वो मच्छर हमें ना काटे, या जहाँ पे पानी का भराव हो, नमी हो, वो सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए, उसको वो सही हाइजीनिक करना चाहिए ताकि वहाँ पे मच्छर ना आए। और मान लीजिए अगर हम इन्फेक्टेड हो भी गए हैं, मच्छर हमको काट भी लिया है, तो होम्योपैथिक में कुछ दवाइयाँ हैं, उसमें से 2 दवाइयाँ यूपेटोरियम परफोलिएटम 200 और रस्टॉक्स 200। ये दवाइयाँ सुबह शाम 5 दिन तक अगर किसी भी व्यक्ति को खिला रहे हैं तो वो पूरी तरीके से प्रिवेंटिव हो जाता है, उसको नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा आप सभी को, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने दवा बताई है, लेकिन कभी भी हमें कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी है। जब भी आप कोई दवा लेनी हो तो एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसकी ज़रूरत ही ना हो और आप उसको ले रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप कभी भी कोई दवा लेने से पहले डॉक्टरी सलाह जरूर लें। जी सर। जी, इसमें तीसरा पॉइंट सर ये है कि हमारी इम्यूनिटी जब वीक होती है, शुरुआत में ये बात हो रही थी, तो तभी हमें कोई भी वायरल फीवर या डेंगू या चिकनगुनिया ये सब चीज़ें हमें होती हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना चाहिए। हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो, हम जो अनाज
दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खाते हैं, इसके साथ साथ हम थोड़ी सलाद फल और फाइब्रस चीज़ें भी लेते रहें और बॉडी को हाइड्रेट भी करते रहें, मतलब हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो पाए। क्योंकि देखा गया कि जैसे ही अक्टूबर के और ये नवंबर दिसंबर का टाइम आता है तो सर्दी की शुरुआत होती है, तो आदमी पानी कम पीता है, उसकी बॉडी में जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके कारण भी हमारी इम्यूनिटी वीक होती है और इस तरह के फीवर जो है वो आ जाते हैं। तो बॉडी को डिहाइड्रेट रखें, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए हमें सलाद फल ग्रीन चीज़ें वेजिटेबल्स और फाइबरस चीज़ें ये लेते रहें। और प्लस जो है प्रिवेंटिव की जो दवा बताई वो डॉक्टरी सलाह से लें और स्वस्थ रहें आप लोग। सर बहुत बढ़िया बात आपने बताई, किस तरह से लोग अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं, इस परेशानी से बचा सकते हैं। आपने उसके साथ साथ वो चीज़ें बताई जिससे कि लोग अगर इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सर कुछ चीज़ों पे और बात करना चाहूँगा कि अगर बात करें होम्योपैथी की और नेचुरोपैथी की, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो एलोपैथ में कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कई फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। तो अगर हम बात करें होम्योपैथ और नेचुरोपैथ की, तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए? आपने फाइब्रस फ्रूट्स की बात किया, फाइबर वाले फल की बात किया, तो कौन से ऐसे फल हैं या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसके लिए लाभदायक होंगी, जिसका सेवन इसके लिए लाभदायक होगा? जी सर, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखिए अभी शुरुआत में ये बात हो रही थी कि इम्यूनिटी का ही पूरा खेल है जी। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो तो फीवर होता नहीं है, और अगर हो भी गया है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाती है। तो इसमें हमें विटामिन सी और जो फाइबर के फल हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। जैसे लोग जो कीवी खा रहे हैं वो भी ले सकते हैं, खीरा और टमाटर भी उससे बेस्ट ऑप्शन है जो कि हर समय मिलता है और बहुत ही सस्ता और बढ़िया चीज़ है। सर 2 मिनट के लिए मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक बड़ा ही भ्रम लोगों के माइंड में आ गया है और शायद इस वजह से जो एक मध्यम वर्गीय परिवार है वो बड़ा परेशान है। लोगों के दिमाग में एक बात आ गई सर, एक भ्रांति फैला दी गई है कि अगर आपको प्लेटलेट्स बढ़ाने हैं तो कीवी ही उसका एक ऑप्शन है। लेकिन अभी आपने एक बड़ी बात बताई कि अगर आप कीवी की जगह पर आपने सर विटामिन सी की बात की, आपने खीरा की बात की और खीरा के अलावा आपने टमाटर की बात की, तो अगर आप ये भी लेते हैं तो शायद उससे बेहतर ऑप्शन है और ये आपको कम पैसे में सस्ता उपलब्ध हो जाता है। आप ज़्यादा इसको सेवन करके और ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगे फल खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें दे रही है और उसके लिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ते फलों का भी यूज़ करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। जी सर। जी, इसी के साथ साथ और एक फल है जी, जो कि आंवला, जबकि सबसे ज़्यादा विटामिन सी अगर देखा जाए तो आंवले में होता है और आंवला हम कई रूप में ले सकते हैं जी। आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं, आंवले की कैंडी भी ले सकते हैं जी, या आंवले की चटनी बनाकर खा सकते हैं। इस तरह के ऑप्शंस है। और पपीता, सबसे बड़ी बात तो पपीता जो है वो विटामिन सी का भी स्रोत है, विटामिन बी का भी स्रोत है और देखा गया है कि जो डेंगू जैसा फीवर है जिसमें प्लेटलेट बढ़ाने के लिए पपीते से अच्छा किसी चीज़ का रोल नहीं है। ये तो एक भ्रांति फैला दी गई है कि नहीं खाली कीवी से ही बढ़ रहा है प्लेटलेट, ऐसा कुछ नहीं है। पपीते की पत्ती का जो रस है वो भी लोग शहद में मिलाकर, नेचुरोपैथ और जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं वो लोग बताते हैं, और शहद में मिलाकर, शहद में मिला करके। अच्छा सर, एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। सर एक भ्रांति और लोगों के दिमाग में आ गई है, लोगों के दिमाग में आई क्या, ये कहीं ना कहीं कुछ डॉक्टर्स ने बताया कि अगर आपको डेंगू हुआ है तो डेंगू की स्थिति में आप पपीते का जो रस है वो अगर आप लेते हैं तो अंदर लीवर जो है उसमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। तो ये कहाँ तक सही है? जी सर, ऐसा तो हम लोगों ने सर तो नहीं देखा अपने ट्रीटमेंट के दौरान, क्योंकि जो हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं वो भी इसी से संबंधित हैं। हम लोग जो प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो सिरप देते हैं, जो मदर टिंचर देते हैं, उसमें भी हम लोग पपीता, कैरिका पपाया नाम से आता है वो देते हैं, एलोवेरा देते हैं, टिनोस्पोरा जिसको कि हम लोग बोलते हैं गिलोय, वो होता है, प्लस तुलसी होती है। इन 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो फीवर को भी कम करता है, प्लेटलेट को भी बढ़ाता है।
तो नेचुरोपैथ और होम्योपैथ तो वो सेम हो गया ना। जी जी। और हम लोग ये कह भी रहे हैं कि नेचुरोपैथ के बिना तो संसार नहीं है, बिल्कुल, नेचर के बिना तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम जब तक नेचर की चीज़ नहीं करेंगे, हाँ ये कह सकते हैं कि जो एलोपैथ डॉक्टर्स मना करते हैं, देखा गया है कि जो NSAID की जो दवाइयाँ होती हैं जिसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो ये ड्रग जो है कभी भी डेंगू का फीवर अगर हो गया तो उसमें नहीं दी जाती हैं। और प्लस हम लोगों के पास तो कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं कि एंटीबायोटिक जो सिफिक्जिम या और भी सारी हैं वो भी लेने की वजह से कुछ लोगों को थोड़ा सा नौसिया, वोमिटिंग और लीवर की ट्रबल्स आई हैं। तो हो सकता है कि NSAID और ये सब दवाइयाँ जो डॉक्टर्स दे रहे हैं वो लोग इस वजह से मना करते हो कि हाँ पीपल ये इसका पपीते की पत्ती का रस नहीं लेना है, ये चीज़ें हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ रो है नहीं उसका। और एक चीज़ और भी है कि मान लीजिए हम किसी को सलाइन चढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी उसको कुछ खिलाया नहीं जाता है, तो ये कारण हो सकता है। बाकी और साइंटिफिकली कोई ऐसा कारण नहीं है। पर्टिकुलर अगर पपीते की बात की जाए, पपीते के रस की बात की जाए, तो उससे कोई भी वैसा नुकसान नहीं है। हो सकता है किसी दवा के साथ में उसका सेवन नुकसानदायक हो, ऐसा माना जा सकता है। बहुत बढ़िया बात बताई सर आपने। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे एक विषय में बात करना चाहूँगा। जब किसी व्यक्ति को डेंगू होता है तो डेंगू की स्थिति में लीवर फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। लीवर फंक्शन के लिए नेचुरोपैथ में और होम्योपैथ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन उपयोगी होगा, लाभदायक होगा? यही होता है सर, विटामिन सी और जो अभी पपीते पे चर्चा हो रही थी जी जी, और फिर उसके बाद जो है सेब है, खीरा है जी, टमाटर हैं, ये विटामिन सी के फल जितने आदमी खाएगा अनाज को कुछ दिन के लिए थोड़ा सा कम कर देगा। क्योंकि होता क्या है, फीवर के समय में इंटेस्टाइन में थोड़ा सा हीट आ जाती है, जी, थोड़ी गर्मी आती है। तो हम जाहिर सी बात है कि ऊपर से जो खाएंगे वो भी थोड़ी हीट वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए हमें। अगर हम ग्रेन खाएंगे, अनाज खाएंगे तो वो और ज़्यादा थोड़ा सा हमें गर्मी देगा और जिससे लीवर को और जो डाइजेस्टिव जूस है उनको भी प्रॉब्लम होगी भोजन को डाइजेस्ट करने में। उस समय पे अगर हम कोई भी फल लेते हैं, या सबसे बढ़िया आजकल के समय में सबसे अच्छा अगर देखा जाए न्यूट्रिशियस फूड या वाटर की कमी को पूरा करने वाला नारियल पानी भी है। अगर उसको हम पीते हैं तो पूरा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा, वायरल भी मर जाएंगे। जी जी, तो वो बहुत जल्दी रिकवर करता है और सलाइन चढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। अगर किसी को 2 से 3 नारियल अगर डेली पिला देते हैं आप तो उसको सलाइन चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो 3 से 4 दिन में हर्बल और होम्योपैथिक दवाइयाँ लेके पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। सर हमारे दर्शकों को आप सलाइन के विषय में थोड़ा बता दीजिएगा, कहीं दर्शक कंफ्यूजन हो। सलाइन क्या है? सलाइन जो ड्रिप लगाई जाती है और ग्लूकोज जिसको बोलते हैं जी जी जी, DNS करके वो जो चढ़ाया जाता है ब्लड में, वो होता है सलाइन। आपको अलग से ग्लूकोज चढ़ाने की, आपको अलग से बाहर से जो पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपको अलग से पानी चढ़ाना पड़ता है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब ये बता रहे थे। सर एक अंतिम प्रश्न आपसे जी। सर हमारे दर्शकों के दिमाग में एक चीज़ कई बार आ सकती है कि जो कीवी है, आपने बताया भी आंवला विटामिन सी बहुत अच्छा स्रोत है जी। इसके अलावा पपीता बड़ा अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हम बात करते हैं कीवी की, तो कीवी में ऐसी क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से विटामिन हैं जो पाए जाते हैं जो कि इस बीमारी के लिए, डेंगू के लिए लाभदायक होते हैं? कीवी में विटामिन सी होता है सर, और वो फाइब्रस फूड है। विटामिन सी और फाइब्रस फूड है, तो इस वजह से वो थोड़ा लाभ करता है। तो इसका मतलब यह है कि विटामिन सी वाले जो अन्य फल हैं जो फाइब्रस हैं वो भी उतने ही लाभदायक हैं। उतने ही लाभदायक है। अगर आंवले की बात करें तो आंवला भी बहुत फाइब्रस है। हाँ, उतने ही लाभदायक। और आंवले में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होती है, उससे कई गुना ज़्यादा विटामिन सी होती है। तो आंवला भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और अगर आंवले से बनी हुई आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो ये उतनी ही लाभदायक है या उससे कहीं ज़्यादा लाभदायक है जितना कि आप कीवी से लाभ प्राप्त करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। और हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों को आपने इतना ज्ञानवर्धक चीज़ें बताई। उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ हमारे सभी दर्शक उठाएंगे और आपके इस ज्ञान से उन्हें भरपूर लाभ मिलेगा। मिलता हूं फिर से कुछ ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के साथ, रोचक वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।